हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट भूगोल है, उसके भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है, उस पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। तो हम देखेंगे भौतिक भूगोल का हम यूनिट नंबर आज के इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट 5 को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इन सभी की वीडियोस हमने कंप्लीट डिस्कस किया है एक एक वीडियो में। तो आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर आपको इस पेपर से संबंधित यानी कि फिजिकल जियोग्राफी से संबंधित आपको सारी वीडियोस बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको देखने को मिलेगी। आपको वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा और ये सारी जितनी भी यूनिट के हमने वीडियो बनाए हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप निश्चित तौर पर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो सकेगी। तो बस मतलब कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना क्या है? यूनिट 5 में हमें पढ़ना है वायुमंडल का संगठन क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। स्ट्रक्चर पढ़ना है। वायुमंडलीय दबाव क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। हवाएं क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। और हमें पढ़ना है यानी कि हमें यूनिट 5 में हमें यही यानी कि वायुमंडल क्या है इसके विषय में पढ़ना है, संरचना क्या है, वायुमंडलीय दबाव और हवाएं इसके विषय में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वायुमंडल का संगठन और संरचना यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमें पढ़ना है कंपोजिशन क्या है यानी कि संगठन क्या है, संरचना क्या है। तो पर्यावरण और उसके घटक क्या है, इसके विषय में हमें पढ़ना। देखिए, जीवों के आसपास का आवरण जो होता है, परिवेश जो होता है अथवा वातावरण जो होता है, वही तो पर्यावरण कहलाएगा। जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उसी के चारों ओर के जो आवरण है, जो एक तरीके से परिवेश है, वही क्या होता है? पर्यावरण होता है। पर्यावरण के जो घटक हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो जैविक घटक है, एक तो होता है जैविक घटक। कौन कौन सा होता है? एक होता है अजैविक और एक होता है जैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक के अंतर्गत किसमें कौन कौन सा आते हैं? जैसे कि वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया और स्थल मंडल हो गया, जैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटक के अंतर्गत जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर आता है, ठीक है। तो इसमें हमने वर्गीकरण में देखा कि अजैविक जो है तीन तरीके के, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर और स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पर जैविक मंडल में जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। हम देखेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे इस यूनिट में हमें पढ़ना है वायुमंडल से संबंधित। चूंकि हमें वायुमंडल से पढ़ना है संबंधित, तो हम इसी के विषय में पढ़ेंगे ना। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 वायुमंडल की लेयर्स जो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीसोस्फियर एंड आयनोस्फियर और लास्ट का एक्सोस्फियर। ये पांचों हैं, ओके। यही सारी चीजें इन्हीं के विषय में अध्ययन डिटेल में करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वातावरण है क्या भाई, एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है। तो यह पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चारों ओर फैले हुए भाग को ही क्या कहते हैं? एक तरीके से हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन देखा जाए, वायुमंडल बना कैसे है आखिर भाई साहब? वायुमंडल में कई तरह के गैसेस होती हैं, जल होते हैं, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होता है, आदि कई सारी चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 78% तक नाइट्रोजन होता है वातावरण में, वायुमंडल में, ओके। तो 78% होता है। 21% ऑक्सीजन होता है, कितना? 21%। और 0.03% कार्बन वगैरह होते हैं और अन्य गैसें भी होती हैं अदर जो बचे परसेंटेज में, ठीक है। आगे हम देखते हैं वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, परतें हैं, उसके विषय में, उनकी विशेषता क्या है उसके विषय में। तो वायुमंडल की परत एवं उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल क्या है इसके विषय में हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो क्षोभ मंडल या सबसे निचली परत होती है, सबसे नीचे की परत होती है भूप्रपट्टी के जस्ट ऊपर वाली। जैसे ही ऊपर चलो तो वो सबसे पहले जो भूप्रपट्टी की परत को छूती है जो लेयर, वही होती है, ठीक है। तो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। भूमि की सतह से 18 किलोमीटर तक फैली होती है, 18 किलोमीटर तक फैली होती है। और इसी मंडल में ऋतु परिवर्तन जैसी क्रियाएं परिवर्तन होती है, वर्षा होता है, शरद होता है, बादल बनना, बिजली चमकना, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो होती है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आती है। और ओलों का पड़ना, कोहरा आदि यानी ये जो होते हैं इसी मंडल में होता है। यह क्षेत्र जलवाष्प को निर्मित करता है, जलवाष्प को निर्माण करता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं दूसरा जो है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर यानी कि इसी को बोलते हैं ओजोन मंडल। इसी को बोलते हैं क्या? ओजोन मंडल। समताप मंडल को ही ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें हम देखते हैं तो यह पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और समतल जो समताप मंडल है, इसमें क्या होता है कि समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है,
परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, जो आने वाली जो किरणें हैं उनको अवशोषित करती है, जिससे कि पर्यावरण इनकी पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है वो इन हानिकारक किरणों से संरक्षित रहते हैं। ठीक है, वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। समताप जो मंडल है, इसी मंडल में वायुयान, जितने भी वायुयान हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। अगला हम देखते हैं वायुमंडल यानी मीसोस्फीयर जो है, अगला तीसरा जो है, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य में फैला हुआ है। यह ठंड क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ठंड क्षेत्र है, यहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उल्कापिंड वाली जो घटनाएं हैं ना, इसी मंडल में होती हैं, इसी मंडल में होती हैं। जितनी भी उल्कापिंड से संबंधित घटनाएं होती हैं इसी पिंड में होती हैं। आयन मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला होता है। कौन सा? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। यह विद्युत आवेशित तथा आयनिक गैसों का क्षेत्र है। यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाले कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि चार्ज आवेश होते हैं। इसी मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं। सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह है ना, इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, और जो रेडियो तरंग है वहीं से परावर्तित रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट के माध्यम से यहाँ पर धरती पर पुनः परावर्तित करते हैं। दूरसंचार जो की प्रक्रिया संबंधित है इसी मंडल से होती है। बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर यानी कि आयतन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र 640 किलोमीटर से ऊपर तक फैला हुआ भाग होता है। इसमें हल्की गैस, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हल्की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पर सबसे नीचे है पृथ्वी की सतह, यहाँ 18 किलोमीटर यहाँ से ये होता है क्षोभ मंडल। इसमें जो बादल वगैरह बनते हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ऋतु परिवर्तन, ये सारी यहीं होती हैं। उसके बाद समताप मंडल या ओजोन परत होता है। इसमें ये लगभग 18 से 50 किलोमीटर के मध्य में होता है। इसमें वायुयान जो है इसी मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद मध्य मंडल में जो ये 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है, और इसी मंडल में जो एक तरीके से उल्कापिंड संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में होती हैं। अगला जो है आयन मंडल में जो होता है ये 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होता है, और इसमें जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती हैं इसी मंडल में की जाती हैं। और इसके बाद बहिर्मंडल जो है, और या फिर आयतन मंडल कहते हैं। तो ये एक तरीके से ऊपर का परत है जिसमें हल्की गैसें जो होती हैं, जिसकी हाइड्रोजन, हीलियम आदि ये पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं अब वायुमंडल संरचना और संगठन, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लिपटा एक गैसीय आवरण होता है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं, मुख्य रूप से, जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, 0.3% जो होता है एक तरीके से आर्गन वगैरह, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, जीनान आदि गैसें उपलब्ध रहती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 3% से 5% तक होती है, जिसकी प्राप्ति होती है मुख्य रूप से महासागरों, जलाशयों आदि के वाष्पीकरण से होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वायुमंडल के जो संरचना इस प्रकार के हैं कुछ, जैसे कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, और आयन मंडल हो गया। आयन मंडल जो है, और उसके बाद बहिर्मंडल। तो इस तरीके से 5 मंडल आप देख सकते हो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, आगे हम देखते हैं पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य ताप जो होती है, सूर्य ताप आप देखेंगे इसमें सूर्य ताप से भी संबंधित काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य ताप की जो मात्रा सूर्य से विकिरित ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है। ठीक है, एक तरीके से समझो, जो सूर्य की सतह पर है ना पहुंचने वाली सूर्य ताप की मात्रा, वो सूर्य की प्रकाश की विकिरित ताप की मात्रा से बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ही कम क्षेत्र में होती है। और कई सारे यानी कि सूर्य एक पूरे अंतरिक्ष में सूर्य बिखेरता है ना प्रकाश को, लेकिन कुछ ही अंश पृथ्वी पर पड़ता है, और उसमें भी पहाड़, पर्वत, कई सारे फैक्टर हैं जो अवशोषित कर लेते हैं। तो सूर्य ताप कुछ इस तरीके से हैं, और बीच बीच में वातावरण है तो वो भी एक तरीके से उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है, पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत ही दूर है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, धूलकण, ओजोन, अन्य गैसें सूर्य ताप का कुछ मात्रा को सोख लेती हैं, जो कि पहले बताया। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब पृथ्वी इस यानी कि यहाँ पर हमने लेयर से संबंधित जो थी इंपॉर्टेंट बातें उससे देखा। अब हम दूसरा जो टॉपिक है पृथ्वी का तापमान यानी सूर्य ताप से संबंधित हमें जाना है। सूर्य ताप क्या है, सूर्य ताप का असमान वितरण वगैरह। सूर्य ताप हमने बताया ना कि पृथ्वी का जो विकिरण ऊष्मीय भाग पृथ्वी की सतह पर, यानी सूर्य का जो भी विकिरण ऊष्मीय भाग
पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है उसी ताप को हम सूर्य ताप कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। आगे हम देखते हैं तापमान या सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 है सूर्य ताप की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में किसी भी पृथ्वी के सतह पर सूर्य की किरणें गिरती हैं, तभी तो हमें पता चल जाए किसी क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में गिरेगी तो वहां पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। भूमि की ऊंचाई देखेंगे, भूमि कहीं पहाड़ पर्वत है तो वहां पर एक तरीके से ऊंचाई होगी तो वहां पर सूर्य ताप ऊपर ठंडा होगा, क्योंकि जाने पर ऊपर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। तो सूर्य ताप इन सभी चीज़ों पर एक तरीके से प्रभावित होती हैं इन चीज़ों से। ठीक है, जल थल का विकिरण की मोटाई तथा पारदर्शिता, पारदर्शिता, ठीक है, वायुमंडल कितना मोटा है उसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, तो धूल कण वगैरह नहीं मौजूद है, नहीं तो वो भी कई सारी ऊर्जा की मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये सारे कई सारे इसके प्रभाव हैं जो कारक हैं सूर्य ताप को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वायुमंडल की मोटाई बता दिया। सौर कलंकों की संख्या, देखिए सूर्यों पे धब्बा लगे होते हैं ना, कहीं आपने पढ़ा होगा सूर्य के विषय में, तो वहां पर सौर कलंकों की संख्या जो है उस पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, उपसौर है अपसौर है, देखिए ना एक तरीके से जब सन के पास जब पृथ्वी होती है तो वहां पर ऊष्मा ज्यादा होगी, जब सन दूर होगा पृथ्वी से तो वहां पर ठंडी वगैरह थोड़ी होती पड़ती है ना, इस तरीके से। आगे देखते हैं, इसे बोलते हैं उपसौर अवसौर। आगे देखते हैं अंतरिक्ष अक्षांशीय स्थितियां जो होते हैं, अक्षांशीय स्थितियों पे भी हम देख सकते हैं ध्रुव जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं है। 6 महीने ठंडी, 6 महीने गर्म, इस तरीके से दक्षिणायन उत्तरायण जब होता है इस तरीके से। आगे हम देखते हैं प्रचलित जो हवाएं हैं, हवाएं चल देंगी तो सूर्य के ताप को भी प्रभावित करेंगी। पर्वतीय अवरोध जो है, पर्वत रोक लेंगी, सूर्य की किरणों को पीछे छाया हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्रभावित करती हैं सूर्य ताप को। ठीक है, समुद्र तट से दूरी कितनी है, जितनी दूरी जाओगे यानी कि एक तरीके से इफेक्ट करेगा ना सूर्य है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सूर्य के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारी पृथ्वी पर तापमान के वितरण का विभिन्न, यानी कि हमारे ऐसा क्यों है कि विभिन्न तरीके से, यानी जो आसमान वितरण है उसका विभिन्न जो कारक क्या है, प्रमुख कारक क्या है, इससे प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको बताइए, तो आप इन सभी चीजों का आंसर दे सकते हैं। तापमान का वितरण एक तरीके से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे पूरे पृथ्वी पर कैसे तापमान का वितरण है। देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो है दोनों साइड का उत्तरीय दक्षिणी, ये उत्तरीय दक्षिणी तो शीत कटिबंधीय होता है, शीत कटिबंधीय ना 90 डिग्री तक से 66.5 डिग्री तक। ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य जो होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण, क्योंकि शीत भी होता है थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर उष्मा भी होता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इसी तरीके से नीचे वाले क्षेत्र यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। और उसके बाद यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और ठीक इसी तरीके से दक्षिण में भी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो आप लोगों ने देखा ना कि हमने क्या बताया कि पृथ्वी पर जो तापमान, सूर्य ताप का जो वितरण होता है किस तरीके से पृथ्वी पर फैला हुआ है पूरे विश्व भर में, ग्लोब में, तो आप देख सकते हैं 3 तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं और शीत कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सूर्य ताप के विषय में डिटेल में अध्ययन किया। आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप ग्राफ वगैरह बना के बेहतरीन तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ताकि बेस्ट से बेस्ट आपको आंसर के जो आपने दिया उसका आपको नंबर मिल सके। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला हम देखते हैं इसी में जो अगला टॉपिक है दाब, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखिए दाब जो होता है क्या होता है, दाब क्या होता है और वायु दाब क्या होता है। तो दाब या वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखिए सबसे पहले परिभाषा समझते हैं, अर्थ समझते हैं। वायु दाब को बैरोमीटर के माप जो होता है उसके माध्यम से हम मापते हैं कि नहीं, बैरोमीटर जो होता है उसी के माध्यम से तो हम दाब को मापते हैं ना, साइंस में पढ़ा होगा आपने। तो दाब क्या होता है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए दाब को ही दाब कहते हैं, लगाए गए बल को दाब कहते हैं। P बराबर हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है, A/F होता है। किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं ना। ठीक है, तो ये आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा ये प्रश्न, है ना। ठीक है, तो बैरोमीटर से इसको मापते हैं सूर्य ताप को। यहाँ पर फार्मूला आप पढ़ सकते हैं। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर और दाब में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से ये प्रोपोर्शनल का जो इसमें संबंध है ये इनवर्स का है, यानी कि दाब और दाब प्रोपोर्शनल 1/P, यानी कि व्युत्क्रम है किस चीज़ के, दाब के। तो तापमान व्युत्क्रम है दाब के, यानी कि अगर ताप हमने बढ़ा दिया तो दाब घट जाएगा, अगर हमने दाब को बढ़ा दिया तो उसका ताप घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप आपने देखना कि ये चीज़ें ये आपको याद रखना, ताप अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब अगर बढ़ेगा ताप घटेगा। ठीक है, ये चीज़ें। तापमान, देखिए तापमान जो है गर्म करते हैं, अगर हम तापमान को हम गर्म वायु में अगर देखें, गर्म वायु में, तो वो ठंडी वायु घट जाएगी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आप देखिए
गर्म वायु जो है उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। गर्म वायु का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म वायु जलवाष्प के रूप में हो जाएगी तो वो बिखेर पूरे उसमें फैल जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन ठंडा कर दिया जाएगा, उसी को जल बना दिया, जलवाष्प को जल बना दिया जाए तो वो कम क्षेत्र में ही आयतन घेरेगा, तो आयतन घट जाएगा। ये याद रखना, इसका भी काम पड़ेगा जब हम वायुदाब वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके विषय में आगे हम देखते हैं, एक ऊंचाई भी होता है जो प्रभावित करता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहले तो मैंने बताया तापमान होता है जो प्रभावित करिए, देखिए ना, तापमान बढ़ाया तो दाब घट गया, वायुदाब घट गया ना। यही चीज तो बता रहे हैं कि ये व्युत्क्रम होता है, उस पर उस चीज का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऊंचाई अगर हमने बढ़ा दिया, वायुमंडल में सबसे ऊंचाई, सबसे नीचे जो होता है सबसे भारी गैस होती है, जबकि सबसे ऊपर अगर जाते ही जाएंगे तो सबसे हल्की गैस होती है, तो ये वायुदाब को भी प्रभावित करती है। तो एक तरीके से ऊंचाई जो होती है वायुदाब को प्रभावित करती है, ठीक है। ऊंचाई की दैनिक गतिविधियां, दैनिक गतियां जो होती हैं, आगे हम देखते हैं ऊंचाई की जो पृथ्वी की जो दैनिक गतियां हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की जितनी भी दैनिक गतियां, लोअर प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इसके विषय में हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए ना कि यहाँ पर जो हमने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पर ध्रुवों पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडी है, तो ठंड है तो दबाव ज़्यादा पड़ेगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ठंडी गैस है। तो अब तापमान चूंकि कम है, टेम्परेचर कम है, तो वो दाब ज़्यादा दबाएगा, दाब ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों पर उष्णकटिबंधीय होते हैं ना, तो एक तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ऊष्मा यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यानी कि जैसे ही तापमान अधिक होगा तो लो प्रेशर होगा, यानी कि LP, यानी कि आप देखिए ना यहाँ पर एक तरीके से लो प्रेशर हो जाएगा मध्य वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ना लो प्रेशर हो जाएगा, और ऊपर वाले में हाई प्रेशर हो जाएगा, और बीच में भी आपको लो और हाई वगैरह देखने अभी आपको और डिटेल में हम पढ़ाएंगे। आगे आप देखते चलिए बस। दैनिक परिवर्तन की गतियाँ, दैनिक परिवर्तन की जो गतियाँ हैं, जैसे कि दिन और रात होना, है ना। तो दिन में और रात में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, दिन में तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में ऊष्मा, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, क्योंकि तापमान, सूर्य निकलता है तो तापमान जो है तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे में दाब जो है वायुदाब घट जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि रात जैसे ही होती है, जब भी रात होते हैं, रात में क्या होते हैं, ठंडी होने लगती है, तो जब ठंडी होने जाएगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दाब जो है हमारा बढ़ जाएगा, तो वायुदाब रात में अधिक होता है। वही चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। जलवाष्प जो है, जलवाष्प क्या होता है, शुष्क जलवाष्प, एक तरीके से जलवाष्प जो होता है शुष्क जलवाष्प, देखिए ना, शुष्क होगा तो उसमें जो एक तरीके से अधिक होगा एक जलवाष्प, और नमी जो होगी वो नीचे, यानी कि नीचे जमीन, नीचे धरती पर जम जाएगा, क्योंकि वायुदाब उस पर इफेक्ट डालेगा। वायुदाब जिनकी नमी, उसमें आर्द्रता होती है, भारीपन होता है, तो वो पृथ्वी के तल पे ही बैठी रहेगी। जो कि शुष्क होगी, जिसमें वायु की आर्द्रता कम होगी वायु में, तो वो ऊपर चली जाएगी, हल्की होगी। यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी पर। अब हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, पृथ्वी पर वायुमंडल की वायुदाब का वितरण है। अभी तक तो हमने तापमान का वितरण देखा किस तरीके से, 3 तरीके से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। अब हम देखते हैं पृथ्वी की वायुमंडल पर, पृथ्वी की जो वायुदाब है, पृथ्वी पर जो वायुदाब होता है, वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुदाब का वितरण किस तरीके से है, वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी हैं पूरे ग्लोब पे, यानी कि पूरे धरती पर जो है किस तरीके से है, कहाँ पर लो प्रेशर होता है, कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और इन्हीं सब के कारण आगे हम पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे पवनों के विषय में, हवाओं के विषय में, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डेल्ड्रम जो होता है, डेल्ड्रम ये क्या होता है, यहाँ पर 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य, 0 डिग्री से 5 उत्तरी और 5 दक्षिणी के क्षेत्र के जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में उच्च तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान होता है। इसके कारण जो एक तरीके से वायु जो होते हैं ऊर्ध्वाधर चलती हैं, ऊपर और नीचे चलती हैं, ठीक है। भारी वाली भारी नीचे, ऊपर नीचे चलती हैं। आगे हम देखते एक तरीके से पृथ्वी पर वो जो वायुदाब की पेटियां, उसके विषय में पढ़ते हैं कि वायुदाब की जो पेटियां हैं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्वतीय निम्न दाब पेटी जो होती है, इसके विषय में देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मैप में आप ध्यान से देखिए, यानी कि विश्वतीय निम्न दाब पेटी, ये कहाँ, इसका क्षेत्रफल कहाँ हो सकता है, 10 डिग्री, यानी 0 से 10 डिग्री किस पर, दक्षिणी में, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों साइड 10-10 डिग्री 0 से, ठीक है। इस क्षेत्र में जो होता है लो प्रेशर होता है। ऐसा क्यों, हमने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा अधिक होती है। अब ऐसे में ऊष्मा जब अधिक होगी तो जो भी यहाँ की वायु है ना, जो वायु है उसका क्या हो, उस पर जो प्रेशर लगेगा वो कैसा होगा, बताओ प्रेशर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो प्रेशर तो लो लगेगा ना, यानी कि लो प्रेशर होगा, इस क्षेत्र में लो प्रेशर होगा। अब समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर LP क्यों लिखा है, लो प्रेशर। तो यानी कि पहली जो पेटी है वायुदाब की
विषुवतीय निम्न दाब पेटी होती है। ये इसका क्षेत्र ये है, यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों साइड अगर देखी जाए तो 10-10 डिग्री है 0 से। आगे हम देखते हैं दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब इसको देखते हैं। दूसरा उपोष्ण उच्च दाब, यानी कि ये क्या है, ये जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 डिग्री से, यानी कि ये 10 डिग्री नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य, कौन से, उत्तरी ध्रुव, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दोनों साइड इस क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या होगा, वायु का नीचे आना। अब जब भी उच्च दाब होगा, हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ पर जो भी, यानी कि यहाँ से जो चली थी एक तरीके से यहाँ पर जो है तो वो नीचे जाएंगी। हाई प्रेशर है, क्योंकि ना हाई प्रेशर है तो हवाएं नीचे ही तो जाएंगी, नीचे जाएंगी हवाएं ना, तो यही बता रहा हूँ। ये जो पेटी है एक तरीके से इसको बोलते हैं हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा आप समझ लिया होगा। तो दूसरे पेटी यानी कि उपोष्ण उच्च दाब की पेटी का क्षेत्रफल कहाँ पर है, या फिर एक एरिया कहाँ पर है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ, दोनों एरिया में, इन क्षेत्रों में हाई प्रेशर होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं उप ध्रुवीय निम्न दाब। उप ध्रुवीय निम्न दाब, इसके विषय में देखते हैं। उप ध्रुवीय निम्न दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब, इसका जो क्षेत्र होता है 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य, मतलब कि दक्षिण उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड, 60 से 65 नॉर्थ में और 60 से 65 डिग्री साउथ, दोनों इन क्षेत्रों में लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर होता है। आप ध्यान से देखिए ना ग्राफ में, यहाँ पर आप देख सकते हो इन क्षेत्रों में लो प्रेशर, LP हमने लिखा है, और यहाँ पर लो प्रेशर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु का अभिसरण होता है। वायु का अभिसरण ऐसे कैसे में, देखिए लो प्रेशर का मतलब हमने क्या बताया कि हवाएं उठेंगी और एक तरीके से जब हवा यहाँ पर अभिसरण होगा, टकराएंगी, क्योंकि लो प्रेशर है, वायु यहाँ से चलेगी, और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर टकराएंगी ना एक तरीके से, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो है ध्रुवीय उच्च दाब। ध्रुवीय उच्च दाब दोनों साइड होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे होता है, ध्रुवों पे होता है। तो यहाँ पर इस वाले एरिया में, लगभग इस वाले एरिया में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हाई प्रेशर होता है। क्योंकि हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ पर, तो ठंडी होगी तो यहाँ पर वायु दाब जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वायु दाब होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि वायु दाब की जो पेटियां हैं कितनी हैं, 4 पेटियां। कौन कौन से है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, कहाँ से कहाँ, 10 डिग्री नॉर्थ, इन 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ में। दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ। और तीसरा है उप ध्रुवीय निम्न दाब। उप ध्रुवीय निम्न दाब 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ में और 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ में। उसके बाद उप ध्रुवीय उच्च दाब जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पे निम्न दाब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है वायुमंडलीय दाब एवं हवाएं। वायुमंडलीय दाब एवं हवाएं, इसके विषय में हम देखते हैं। देखिए दाब, वायुमंडलीय दाब के तो विषय में हमने देख लिया, हवाओं के विषय में भी देखना है, तो वायु के विषय में देखते हैं। यहाँ पर वायु क्या है, गैस, जो स्थिर गैस जो होती है, वायु जो होती है एक तरीके से स्थिर गैस होती है। वायु चलती नहीं है, वायु स्थिर होती है, ठीक है। लेकिन गतिशील अवस्था में जब होती है, गतिशील जो गैसें होती हैं, हवा उन्हें कहते हैं शमीर कहते हैं, पवन कहते हैं, तूफानी चक्रवात कहते हैं, ओके। और तापांतर, ये हवाएं क्यों होती हैं, गतिशील होने का कारण क्या है भाई साहब, अगर हम पूछ लें गतिशील, अगर हवाएं गतिशील होती क्यों हैं, तो इसका मुख्य जो कारण है तापांतर के कारण और दाब में अंतर के कारण, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, या फिर हम कह सकें टेम्परेचर का लो होना या फिर हाई होना। इन्हीं सब कारणों से गैस की, यानी कि जो हवाएं हैं गतिशील होती हैं, तूफानी रूप में लेती हैं, शमीर पवन, वो काफ़ी तेजी हवाएं चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के कारणों से होती हैं। आगे हम देखते हैं पवनों की दिशा। पवन जो होती है ना, हवाएं जो होती हैं, उनकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिशाएं किस दिशा में चलेंगी, तो इसके हिसाब के कई सारे नियम बनाए गए हैं। तो चलिए एक एक को हम सबको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पवनों की दिशा से संबंधित, पवनों की गति से उत्पन्न विक्षेप या विक्षेपक बल के कारण जो होता है, विक्षेप बल के कारण जो पवनों की दिशा होती है, यही तो होता है ना, विक्षेपक बल के कारण ही उसकी जो दिशा होती है परिवर्तित होती है। इसमें सबसे पहला है फेरल का नियम। उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर याद रखना कि वायु की दिशा किस पर निर्भर करती है, विक्षेपक बल पे के कारण। अब देखिए फेरल का नियम क्या कहता है कि वायु की दिशा कैसे होगी। देखिए फेरल के नियम के आधार पर पवन की जो दिशा है ना, उत्तरी गोलार्ध में वो दाएं मुड़ जाएगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जिस दिशा में जा रही है ना, वो अपने दाएं मुड़ जाएगी। जिस दिशा में हवा चलेगी,
हवाएं कैसे, एक तरीके से ध्यान से देखो तो मतलब कि जो भी हवाएं चलेंगी वो अपने दक्षिणी में वो अपने दाएं मुड़ जाएंगी, और जबकि अगर देखा जाए दक्षिण में तो हम हवाएं जो हैं वो अपने एक तरीके से अपने बाएं मुड़ेंगी। कहाँ पर मुड़ेंगी? अपने बाएं मुड़ जाएंगी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेरल का नियम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है, तो ये इन्होंने पवनों की दिशा से संबंधित बताया है नियम। पवन किस दिशा में बहती है बहेगी उसी का से संबंधित नियम दिया है। उन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी हवाएं चलती हैं ना, जिस भी दिशा में चल रही हैं वो अपने दाएं होकर चलती हैं। ठीक है, तो अपने वे दाएं, तो जितनी भी हवाएं चलती हैं वो अपने दाएं दिशा में चलती हैं। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में वे अपनी बाएं चलती हैं। जिस भी दिशा में जा रही हैं वो अपने बाएं होकर चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बाइस बैलेट का नियम। ये क्या इन्होंने क्या बताया, ये पवन के दाब के विषय में एक नियम बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो है दाब जो लगेगा ना वो दाएं की दिशा में लगेगा। दाब जो है, हवाओं का जो दाब है ना, एक तरीके से उत्तरी दिशा में लगेगा, जबकि दक्षिणी ध्रुव में बाएं की दिशा में लगेगा। वही सारे नियम इन्होंने भी बताया। इन्होंने बस दाब से संबंधित बताया, उन्होंने वायु की संबंधी की दिशा से संबंधित बताया। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रिक इसकी याद रखने की, जो इन्होंने फेरल का नियम बताया। इस एक तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए ना, इसको देखिए, यहाँ पर ट्रिक जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेफ्ट यानी कि बाएं मुड़ जाएगी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो भी हैं वो अपने बाएं मुड़ जाएंगी, और उत्तरी गोलार्ध में वो अपने दाएं मुड़ जाएंगी, अपने राइट में मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट में हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं पवन जो विंड्स है वो हवाएं कैसी हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ पर कौन सी हवाएं चलती हैं, कौन सी हवाएं क्या है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पवन है क्या, इसके विषय में सोचते हैं। पवन देखिए, पवन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो स्थायी हवाएं जो होती हैं, स्थायी एक तरीके से या सनातनीय होती हैं, और एक होती है अस्थायी, और एक होती है स्थानीय हवाएं। स्थानीय यानी कि जो स्थानीय, हर स्थान के अलग अलग होते हैं, तो स्थानीय हवाएं होती हैं। तो पवनें 3 तरीके की होती हैं, एक स्थायी हवाएं होती हैं, एक अस्थायी हवाएं होती है, एक स्थानीय हवाएं होती हैं। तो अब देखते हैं सनातनी या स्थायी हवाएं ये होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ये जो होती हैं सन्मार्गी पवनें, इन्हें प्रचलित पवनें भी कहते हैं, प्रचलित पवनें कहते हैं। इसमें हम देखते हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। प्रचलित पवनें या स्थायी हवाएं जो होती हैं ये 4 तरीके की होती हैं। एक संवहनीय पवन होती है, दूसरी व्यापारिक पवन होती है, तीसरी पछुआ पवन होती है, और चौथी पूर्वा या ध्रुवी इसे कहते हैं। तो ये 4 तरीके की पवनें हैं। इसके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको डिवाइड जो वर्गीकरण है वो आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, उसके विषय में हम आगे हम देखते हैं। दूसरा जो है स्थायी हवाएं। स्थायी हवाएं भी आप देखिए, एक पहला जो है मानसूनी जो पवनें जो होती हैं एक तरीके से इसी के अंतर्गत आती हैं। तो मानसूनी पवनें जो होती हैं इसके अंतर्गत, मानसून जो होता है एक ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकाल होता है। ठीक है, मानसून जो होता है शीतकाल होता है और एक ग्रीष्मकाल होता है। और मौसमी जो होती हैं पवनें, इसमें एक होता है सामयिक पवन, समय समय पर दिन और रात में बहती है ना, उन्हें समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीर। तो सामयिक पवन जो होती है दिन और रात में चलने वाली जो होती है, और मौसमी जो मौसम में चलती हैं, गर्मी में चलती हैं और ठंडी में चलती हैं। ठीक है, तो एक हो गई मौसमी और एक हो गई सामयिक जो समय पर चलती हैं, दिन और रात में जलती हैं। स्थलीय या सागरीय हवाएं इसमें आती हैं। समीर में स्थलीय और सागरीय और घाटी तथा पर्वतीय समीर। चिंता मत कीजिए, हम इस सबको डिटेल में अध्ययन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगला है स्थानीय हवाएं, स्थानीय पवन। तो इसमें क्या होते हैं? ठंडे और गर्मी, कोई यानी कि कहीं कहीं ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं गर्म चलती हैं, स्थानीय उस लोकल एरिया में, उस लोकल क्षेत्र में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो एक तरीके से वर्गीकरण हमने देखा, पवनों के वर्गीकरण। पवन क्या है? एक स्थायी होती है, अस्थायी होती है, और एक स्थानीय हवाएं होती है। स्थायी हवाएं 4 प्रकार की होती हैं। संवहनीय हवाएं, व्यापारिक हवाएं पवन, और पछुआ पवन, और पूर्वा पवन, ध्रुवी पवन जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद मौसमी अस्थायी में 2 तरीके से होते हैं। एक मानसून होता है, एक समीर यानी कि सामयिक होते हैं जो दिन और रात में, और एक होता है मानसून यानी कि मानसून में संबंधित होता है, जो मानसून में होता है। तो ग्रीष्मकालीन होता है मानसून वाली, और शीतकालीन होता है। जबकि सामयिक पवन में समीर से संबंधित स्थलीय तथा सागरीय, स्थल से सागर की ओर चलने वाली, सागर से स्थल की ओर चलने वाली हवा, और घाटी तथा पर्वतीय समीर यानी कि पर्वत से घाटी, घाटी से पर्वत की ओर चलने वाली हवाओं को ये कहते हैं घाटी तथा पर्वतीय समीर। अब उसके बाद जो अगला है स्थानीय हवाएं, जो गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं स्थानीय हवाएं। अब हम देखते हैं एक एक के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक हवाएं। तो इसमें क्या होता है? ये उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब तक, निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? हमने आपको एक चीज बताया, पहले हमने बताया था इससे पहले कि वायु
पेटियां कितनी हैं, तो वायु पेटी 4 प्रकार की होती है। एक तो ये वाली जो हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर इसके बीच में, फिर ये वाली हाई प्रेशर है ना, इसके बाद ये जो 0 से 10 डिग्री के मध्य, इसी साइड दोनों, इसी तरह दोनों साइड है ना। तो इन्हीं यानी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर जो भी है, ये जो वायुमंडलीय पेटियां है ना, इन्हीं पेटियों के माध्यम से हवाओं का यानी कि दाब पड़ता है एक तरीके से, तो हवाएं चलती हैं इन्हीं के माध्यम से। तो देखिए हवाएं जो चलेंगी ना, सदैव जो चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। देखिए हवाएं कैसे चलेंगी, ये हवाएं उठेंगी। देखिए हवाएं कभी कैसे चलती हैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, इस क्षेत्र में एक तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर लो प्रेशर है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर उठेंगी। अब ऊपर उठते ही यहाँ की जो बगल वाली जो दोनों साइड की हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं वो यहाँ पर खाली स्थान पाएंगी, तो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये ऐसे जाएंगी इस साइड, और ये वाली इधर चली जाएंगी, तो यानी ऊपर उठते ही और ये नीचे आ जाएंगी। तो इसी तरीके से हवाएं जो चलती हैं सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, अब हम सभी हवाओं के विषय में डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने बताया क्या, व्यापारिक पवन, व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, ये उपोष्ण कहाँ पर है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय। देखिए विषुवत रेखीय तो यही है, विषुवत रेखीय यही है ना, विषुवत रेखीय यही है। और उपोष्ण कहाँ पर, ये है, ये 35 से 30 डिग्री के मध्य जो चलने वाली प्रेशर होती है। तो हाई प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर लो प्रेशर। जैसे ही यहाँ की हवाएं ऊपर उठी, इधर वाली दबाव मारेगी, तो यहाँ से हवाएं चल देंगी, तो ऐसे चलती चली आएंगी ना एक तरीके से, तो इधर आएंगी, और इसी तरीके से इधर से भी ऐसे चली आएंगी ना। तो यही तो हम कह रहा हूँ, तो हवाएं चलेंगी तो देखिए निम्न दाब की ओर चलती हैं। यहाँ पर अब पूछ सकते हैं दिशा। अब हमने क्या बताया, अभी तो दिशाएं बताया था ना, फेरल के नियम के अनुसार हमने दिशा बताया था कि किस दिशा में चलेंगी। अब देखिए हवाएं जो हैं यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना चाहती हैं, आएंगी, यही नियम है। तो जब भी उत्तरी ध्रुव में होगा, जिस भी दिशा में जा रही है रेखा ना नेचुरल तरीके से, वो अपने दाईं होकर चलेगी। तो जैसे ही ऐसे उसको थोड़ा ऐसे ढकेल दी, यानी कि विरूपक्षणीय जो बल है उसके कारण से थोड़ा अपने दाईं ओर होकर चलेगी। ठीक है, ऐसे चलेगी। तो वही तो देखिए थोड़ी तिरछी हमने खींचा, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा अपने जो होगा बाईं ओर होकर चलेगी। अब इस चीज का तो बाईं ओर कहां पर होगा, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर है और लो प्रेशर यहां पर है, तो रेखा ऐसे चलेगी, है ना। अब इस चीज का जो है लेफ्ट कौन सा हो, लेफ्ट तो ये होगा, बायां ये होगा, तो इसलिए ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में काफी अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिशा उत्तरी गोलार्ध में कुछ ऐसे चलेगी। तो आपसे दिशा भी पूछ सकते हैं, तो दिशा कैसी है, इस तरीके से चलेगी, यानी कि कहाँ पर, पश्चिम, ये क्या है, ये पश्चिम है और ये है दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण की ओर चलेगी। आगे हम इस तरीके, और यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में किस साइड चलेगी, पश्चिमोत्तर में चलेगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पछुआ हवा, इसके विषय में दूसरा जो है पछुआ हवा, इसके विषय में देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पछुआ हवा क्या होती है, उपोष्ण उच्च दाब के ऊपर, उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला रेखा, ये उपोष्ण उच्च दाब वाला है कि नहीं। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब, और ध्रुव यहाँ पर जो अगला वाला एक तरीके से यहाँ पर जो आप देख सकते हो दूसरा जो है ये वाला, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है तो निम्न दाब, तो उपध्रुवीय निम्न दाब यहाँ पर है। तो यहाँ की जो लो प्रेशर है तो यहाँ पर खाली होगा स्थान, ऊपर उठ जाएंगे, तो यहाँ की ओर दोनों साइड से, इधर से भी और यहाँ का हाई प्रेशर यहाँ से भी, दोनों साइड यहाँ पर आएगी। तो ऐसे यानी कि यहाँ से जो ये वाली हवा जाएगी ना, इस हवा को बोलेंगे पछुआ हवा। वैसे ही इधर भी चलेगी, तो इस हवा को क्या बोलेंगे, पछुआ हवा। क्या कहेंगे, पछुआ हवा। ठीक है, तो पछुआ हवा क्या है, एक तरीके से पछुआ हवा क्या है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो पछुआ हवा हमने क्या बताया कि जो भी है एक तरीके से आप देखो ना, पछुआ हवा यहाँ पर आप देख लो ना, आराम से समझने की कोशिश देखो। पछुआ आपने समझा, तो उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली हवा को पछुआ हवा कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ये वाला जो ये वाला है, ये हवाएं जो चल रही हैं और जो ये वाली हवाएं चल रही हैं, इसी को बोलते हैं पछुआ हवा। यानी कि 35 डिग्री से 30 डिग्री ये हाई प्रेशर है, तो इधर से हवाएं चलेंगी, क्योंकि हाई प्रेशर किधर की ओर, उपध्रुवीय जो निम्न दाब की ओर चलेंगी ना, इसी वाले के पास तो जाएंगी ना, क्योंकि वहाँ पर निम्न दाब है। तो दोनों साइड इसी तरीके से दक्षिण में भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनके बीच में, इनकी यहाँ से जो
एक तरीके से ये वाली रेखा यानी कि इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलने वाली रेखा, किस साइड, ध्रुवीय उपध्रुवीय की ओर, निम्न दाब की ओर चलने वाली रेखा हवा को पछुआ हवा कहते हैं। आगे हम देखते हैं जो अगला, इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो ना, यहाँ पर डायरेक्शन जो है ऐसी जाएगी ना, क्योंकि अपने दाएं मुड़ेगी, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाएगी। चूंकि यहाँ पर ऐसे जा रही है तो इससे में इसका बायां कहाँ पर होगा, ये वाला बायां तो ये होगा ना, इस साइड होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय या फिर ध्रुवीय हवा या फिर पूर्वा हवा कहते हैं ना, पूर्वा कहते हैं चलती है। तो ध्रुवीय पूर्वा हवा क्या होता है, ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलना, ठीक है। कैसे, देखिए हाई प्रेशर कहाँ पर है, हाई प्रेशर यहाँ पर है, और यहाँ पर ये उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलेगी ना हवा, इधर की ओर आएगी, कौन सी, हाई प्रेशर ध्रुवीय वाली रेखा। तो इसी रेखा को, इसी यानी कि हाई प्रेशर ध्रुव से चलने वाली रेखा उपध्रुवीय की ओर, उसी हवा को बोलते हैं ध्रुवीय या पूर्वा हवा, दोनों साइड की तरफ से। तो आप देख सकते हो ग्राफ को बहुत ही अच्छे से, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमने स्पष्ट रूप में समझाने की कोशिश की है। और जो हमने एक पहले बताया था, जो पहली जो यहाँ पर नहीं बताया है, वो है पहली जो है संवहनीय हवा। संवहनीय हवा जो होती है उसको बोलते हैं, संवहनीय हवा जो होती है वो 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री और 0 से दक्षिणी में 10 डिग्री, दोनों साइड इसके मध्य चलने वाली हवा को संवहनीय हवा, धीरे धीरे मंद गति से जो चलती है हवा, वही को बोलते हैं संवहनीय हवा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं कोरियोलिस बल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट में। तो कोरियोलिस बल क्या है, इसके विषय में आपको बताना हो, ठीक है। तो कोरियोलिस बल में आप बताएंगे कि कोरियोलिस बल क्या है। तो घूर्णन के कारण जो पृथ्वी है ना, उसके घूर्णन के कारण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। क्या होता है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक झटका लगता है, ठीक है। क्या लगता है, झटका लगता है, उसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। किसके कारण, घूर्णन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है जिसके कारण एक झटका लगता है, उसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है। जोन जो होता है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है ITCP, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं अंतरा उष्ण अभिसरण कटिबंध के विषय में, अंतरा उष्ण अभिसरण कटिबंध के विषय में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है, विषुवत रेखा जो होती है ना, विषुवत रेखा के समीप 10 डिग्री से 10 डिग्री दोनों की तरफ से, 10 डिग्री उत्तरी 10 डिग्री दक्षिण में के शांत को क्षेत्र, यानी कि जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही शांत क्षेत्र होता है, बहुत ही जो हवाएं होती है बहुत ही मंद सुरीली हवाएं चलती हैं। तो एक तरीके से ये वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक तरीके से शांत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अंतरा उष्ण अभिसरण कटिबंध, ठीक है। आगे हम देखते हैं मौसमी हवाएं, ठीक है। मौसमी हवाएं क्या होती हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। तो मौसमी हवाओं में सबसे पहले मानसूनी पवनें जो होती हैं उसके विषय में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था, पहले जो सबसे पहले हमने बताया था, क्या बताया था यहाँ पर कि टी जो है टेम्परेचर प्रोपोर्शनल 1/p होता है। टेम्परेचर जो ताप है वो प्रोपोर्शनल व्युत्क्रम होता है 1/p, यानी कि दाब के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पवनें जो है सदैव, हमने आपको ये भी बता दिया, तो याद रखना पवनें जो हैं एक तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। आगे देखिए यहाँ पर सूर्य है ना, तो सूर्य से जो किरण आ रही है, जो ऊष्मा आ रही है धरती की सतह पर पड़ती, तो जब यहाँ पर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु है ना। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उस समय सूर्य की किरण उत्तर की रेखा यानी कि कर्क रेखा पर ज़्यादा फोकस होगी, यानी कि सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर फोकस होगी तो उस सिचुएशन पे यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। चूंकि हाई प्रेशर होगा मकर रेखा पर, क्योंकि वहाँ पर तो एक तरीके से सूर्य की किरण अभी तो नहीं पड़ रही है ना, क्योंकि प्रकाश की जो किरण है कर्क रेखा पर एक तरीके से अपनी जो प्रकाश की किरण है वो एक तरीके से वहाँ पर पड़ रही है पूर्ण रूप से, तो क्योंकि उत्तरायण है अभी। तो ऐसे सिचुएशन में जब सारी किरणें, मैक्सिमम जो किरणें इस पर प्रकाशित होती हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर, तो यहाँ की जो अब यहाँ पर प्रकाशित है तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर कर्क रेखा पर, और जैसे ही लो प्रेशर होगा यहाँ की हवाएं उठेंगी ऊपर, और यहाँ की जो मकर रेखा साइड की दक्षिण की जो हवाएं हैं यानी हाई प्रेशर है, वहाँ की हवाएं उत्तर की ओर चलना शुरू कर देंगी। तो ऐसी हवा को मानसूनी या फिर ग्रीष्म ऋतु, मतलब यहाँ पर पहला जो है ग्रीष्म की सिचुएशन कब बनेगी, तो यही है ग्रीष्मी की, जब गर्मी के मौसम कर्क रेखा पर यहाँ पर क्या होगी कि ये हवाएं चलेंगी तो ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं शीत ऋतु क्या होगा। शीत ऋतु का मतलब होता है जब भी उत्तरायण होगा ना, एक तरीके से जब भी सूर्य अब दक्षिणायन हो जाएगा, तो जब दक्षिणायन होगा तो प्रकाश कहाँ पर प्रकाशित होगा, मैक्सिमम वो मकर रेखा पर होगा। तो मकर रेखा पर होगा तो शीत, यानी कि जब अब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर, अब जब यहाँ से ऐसे चलेगी तो इस चीज को बोलेंगे शीत ऋतु बोलेंगे, शीत ऋतु मौसम है ना, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे शीत ऋतु,
ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। हमने आपको बता दिया शीत ऋतु, कर्क मतलब ग्रीष्म ऋतु क्या है, जब भी मकर रेखा से चलने वाली हवाएं कर्क रेखा की ओर चलती हैं तो उसे ग्रीष्म का ऋतु बोलते हैं। जब ये कर्क रेखा से चलने वाली रेखाएं मकर रेखा की ओर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएं तो उसे बोलते हैं शीत ऋतु, ठीक है। आगे हम देखते हैं शमीर के विषय में। समीर पवनें जो होती हैं, सामयिक पवन जो होती है, दिन और रात की जैसे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक तरीके से आप दिन प्रतिदिन आपके डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे। अब इसमें हम देखते हैं समीर जो है, समीर पवनों के विषय में। तो समीर पवने, सामयिक पवन जो है, समुद्रीय समीर जो है, डे सागरी सागर स्थल जो है, ठीक है ये। और यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर समुद्र है, अब यहाँ पर समीर हम बता रहे हैं। देखिए अब बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक समुद्र है, यहाँ पर स्थलखंड है। अब जब भी दिन होगा तो यहाँ पर चूंकि वाटर है तो गर्म होगा। अब पानी तो गर्म हुआ ना, तो पानी जैसे गर्म हुआ तो यहाँ की जो हाई प्रेशर होगी तो यहाँ की जो हवाएं यानी कि जलवाष्प है, यानी कि हवाएं जो होंगी इधर की ओर चलेंगी। क्यों, यानी कि यहाँ पर क्योंकि हीट जो है दिन में जो होगा हीट वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति है। ये चीज़ आप जान लीजिए कि स्थलखंड जो है वो स्थलखंड है, अधिक गर्म होगी, हीट अधिक होगी, जल से ज़्यादा गर्म होती है। जो लैंड होता है, जो ज़मीन होती है, वो स्थलखंड जो होता है बहुत मतलब कि सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा गर्म होगी, और जबकि जल की प्रवृत्ति है वो कम गर्म होगी, कम गर्म। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए फिगर में अच्छे तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हीट जो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर गर्म कम होगा। तो यहाँ पर जब गर्म कम होगा तो यहाँ की जितनी भी एक तरीके से चूँकि यहाँ पर गर्म कम होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा एक तरीके से, और यहाँ पर लो प्रेशर होगा क्योंकि हीट ज़्यादा है। तो जब हाई प्रेशर वाली हवाएं जो इधर चलेंगी क्योंकि लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं, जब ऐसी हवाएं चलती है तो उसी चीज़ को हम सागरीय समीर कहते हैं, क्योंकि सागर से चल रही है हवा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सागरीय समीर। ये दिन की घटना है, ये ऐसी घटना केवल दिन में ही होती है। क्या होती है, ये केवल दिन में, देखिए दिन के लिए लिखा है, ठीक है, दिन में होती है। जबकि नाइट में देखिए, तो सागर जो है सागर से स्थल की ओर चलती है, हवाएं जो होती हैं सागर से स्थल की ओर चलती हैं। बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश, बहुत ही बेस्ट नोट्स में हमने कंपाइल करने की कोशिश की है होती है। हमने बताया यही कि जो धरती है ना, धरती जो है, धरती की प्रवृत्ति क्या है कि धरती तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, यहाँ पर देखिए हीट बहुत जल्दी होगी, और धरती बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, धरती बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ऐसे में ये इसके पहले जो इनकी हमने देखा यहाँ पर हीट जो है अधिक हो जा रही है तो दिन में, तो हम बताता रहा हूँ ना कि दिन में क्या होता है, या फिर आपको समझिए जब भी सूर्य निकलेगा तो टेम्परेचर होगा जहाँ पर भी, तो ये आप समझिए धरती जो है, धरती की प्रवृत्ति ही है कि ये बहुत जल्दी गर्म होगी और बहुत जल्दी ठंड भी हो जाएगी। जैसे सूर्य हटेगा बहुत जल्दी ठंड हो जाएगी, जबकि वाटर की कंडीशन में ऐसा नहीं है। वाटर क्या होता है कि वो बहुत यानी कि धीरे धीरे तो गर्म होगी पहली चीज़, और गर्म हो गई तो फिर दोबारा वो बहुत धीरे धीरे टाइम में ठंडा होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अब चूंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, और यहाँ पर जो है कि ठंडी बहुत जल्दी हो जाती, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर की सिचुएशन हो जाएगी। तो अब यहाँ से हवाएं जो होंगी सागर की ओर चलना स्टार्ट कर देंगी, तो इसी को बोलते हैं स्थलीय समीर, क्योंकि स्थल से चलना शुरू कर दी है रात में, तो इसीलिए बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको स्थलीय समीर। यहाँ पर स्थल से सागर की ओर चलती है, और ये सदैव नाइट में ही घटना हो सकती है। ओके, हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला जो है इसमें है, अब जो है अगला जो है इसमें धरती, ये तो पहले बता दिया, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि धरती का क्या प्रॉपर्टी है। धरती जो मतलब एक तरह से इसकी गुण क्या है, क्वालिटी क्या है कि जल्दी तो गर्म हो जाएगी और जल्दी ठंड भी हो जाएगी, लेकिन सागर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडी होती है। आगे हम देखते हैं अगला जो है घाटी संबंधी, घाटी समीर देखते हैं। तो दिन में जो होता है यहाँ पर सूर्य है, सूर्य निकला, अब यहाँ पर पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर पर्वत है, आप देखिए ना पर्वत है, और यहाँ पर जब सूर्य का ताप पड़ेगा तो यहाँ पर एक तरीके से, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ठंडा मौसम है क्योंकि हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर तो धूप पड़ नहीं रहा, और यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट पड़ रहा है धूप तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से गर्मी पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, तो हाई प्रेशर हो, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा ना, गर्मी है तो लो प्रेशर, और यहाँ पर हाई प्रेशर, तो यहाँ से यहाँ की ओर हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं घाटी पर्वत समीर, यानी घाटी पर्वत समीर, क्योंकि घाटी से पर्वत की ओर चल रही है ना, इसको हम बोलेंगे घाटी पर्वत समीर, ठीक है, गर्म अधिक हो जाए। अगला जो है इसमें हम देखते हैं पर्वतीय समीर, ये घाटी समीर है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्वतीय समीर जो होता है ये क्या होता है, ये नाइट में होता है, इनकी रात्र में। तो जब रात्र की मौसम आएगा, रात का टाइम आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर तो ठंडा हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और नीचे जो कि गर्म ही रहेगा, नीचे क्या होगा, गर्म रहेगा,
क्योंकि ऊपर जितना जाओ वो टेम्परेचर गिरता चला जाता है ना बहुत तेज़ी से, तो ऊपर बहुत जल्दी ठंड हो जाएगी, नीचे गर्म ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, नीचे लो प्रेशर, तो अब हवाएं चलेगी नीचे, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि पर्वत से घाटी की ओर चलेंगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पर्वतीय शमीर। हम आई होप कि आप ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें डिटेल में समझाने की कोशिश करें कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। अब हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं फेरल का नियम। अब इस तरीके से हमने देखा, और स्थलीय समीर एक तरीके से स्थलीय, यहाँ पर देखिए तीसरा जो है स्थलीय समीर। स्थलीय समीर क्या होता है, ये हर एक क्षेत्रों में एक स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं, मतलब कि हर एक देश में, हर एक क्षेत्र में जो लोकल एरिया में होती है, कुछ हवाएं बहती हैं, जैसे कि भारत में लू बहती है ना, तो इसी तरीके से स्थानीय हवाएं होती हैं। आगे हम देखते हैं, अब देखिए फेरल का नियम। फेरल का नियम हमने बताया था, थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। हवा की दिशा से जुड़ा एक मौसम विज्ञान का नियम है। यह नियम बताता है कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। किस कारण? पृथ्वी के धरातल के पर, यानी कि घूर्णन के, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, विक्षेपित हो जाती है। इस नियम को समझने के लिए कोरियोलिस बल को समझना जरूरी है। पृथ्वी की घूर्णन की वजह से एक अपेक्षिक अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर जो होता है, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। इस बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी पृथ्वी घूर्णन करे, एक बाहर की ओर बल काम कर रहा है, अपकेंद्रीय बल होता है जो, तो उसी चीज को बोलते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, आगे हम देखते हैं फेरल के नियम। फेरल के नियम से जुड़े कुछ बातें जो हैं, यह नियम एक बड़े क्षेत्र में चलने वाले स्थानीय पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों पर लागू होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हवा को उच्च दाब के क्षेत्रों से या क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र में वायु द्रव्यमान की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर जो होता है वो यानी कि हाई प्रेशर के क्षेत्र से कम प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर के क्षेत्र में वायु द्रव्यमान की गति के रूप में परिभाषित की जाती है। हवाएं जो चलती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्थानीय हवाएं। स्थानीय हवाएं देखते हैं, स्थानीय हवाएं जो अभी देखे थे, जो तीसरा वर्गीकरण हमने बताया था, स्थानीय हवाएं। स्थानीय हवाएं तापमान और दाब में तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है और प्रेशर जो होता है में अंतर के कारण चलती है। ठीक है, ये हवाएं क्षोभ मंडल के सबसे जो निचले सतहों पे चलती हैं। स्थानीय हवाओं का दैनिक जीवन पर बहुत असर पड़ता है और ये मौसम को भी प्रभावित करती हैं। स्थानीय पवनों के कुछ उदाहरण ये रहे हैं, जैसे समुद्री हवा है ना, समुद्री हवा लू हो गया भारत में जो चलती है, बोरा हो गया, चिनूक जो अमेरिका में, और जोड़ा, सांता एना, काटाबेटिक और मानसून और मिस्ट्रल आदि। ये चिनूक के विषय में देखते हैं। अब देखते हैं चिनूक जो है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। यह उच्च ऊंचाई से उतरने के कारण गर्म होती है। ठीक है, समझ में आ गई? तो चिनूक जो है ये अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से चलने वाली गर्म शुष्क पवन है, या उच्च ऊंचाई, यानी कि उच्च ऊंचाई से उतरने के कारण गर्म हो जाती है, गर्म हवा होती है। फोहिन जो होते हैं यूरोप के अल्पाइन क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन, यह उच्च ऊंचाई के अवतलित होने के कारण गर्म होती है। याद रखना फोहिन के विषय में। ठीक है, ये कहाँ पर आती है? यूरोप के अल्पाइन क्षेत्रों से चलने वाली। सांता एना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन, यह तेज झोंकों और कम आर्द्रता के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं ये भारत के जो लू जो है उत्तरी भारत और पाकिस्तानी के मैदानी इलाकों में चलने वाली धूल भरी गर्म और शुष्क हवा, यह मई और जून, देखिए मई और जून जो गर्मी का समय होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो जो गर्मी का समय होता है जून मई के समय बहुत ही गर्म, यानी कि लू बहती है, कहते हैं ना लू, बहुत तेज एकदम शुष्क हवा जो होती है वो बहती है। तो यही चीज़ है, ये स्थानीय हवा है। ठीक है, तो यह मई और जून के महीनों में पश्चिम से बहती हैं। लू के समय तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, याद रखना। उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा शुष्क हवा, बहुत ही ऊष्मा, एकदम एक तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। स्थानीय पवनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ और बातें जो है, जैसे कि स्थानीय पवनों के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि समुद्री हवा, जमीनी हवा, पहाड़ की हवाएं जो होती हैं, घाटी की हवाएं आदि। स्थानीय पवनों का कारण पृथ्वी की सतह पर एक छोटे से क्षेत्र में असमान गर्मी के होता है। असमान गर्मी होती है, यही जो रीजन बताया जाता है। स्थानीय पवनों के चलने से कुछ क्षेत्रों की जलवायु पर असर पड़ता है। ठीक है, तो स्थानीय पवनों के चलने से कुछ क्षेत्रों की जलवायु पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वहां पर गर्मी है तो और ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ने लगती है।
जब गर्म हवा है। ठीक है, आगे देखते हैं वायुमंडल की परतें। अब देखते हैं वायुमंडल के परतों के विषय में हमने पहले ही बता दिया था कौन कौन से हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर वगैरह, बादल से संबंधित जो है ना, बादल, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश वर्षा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल जो है, समताप मंडल इसी को ओजोन परत इसमें पाया जाता है ना, ओजोन लेयर जो होती है इसी में जो जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं ना, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत नीचे उड़ती है इसलिए क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर वगैरह ये बादलों के ऊपर यानी कि समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड से संबंधित जो घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर तापमान जो है, ताप मंडल या फिर इसको बोलते हैं आयन मंडल जो होता है, इसमें जो होता है सैटेलाइट वगैरह, रेडियो तरंगों का परावर्तन वगैरह जो होते हैं यहीं से होता है। तो ये तापमान मंडल में ये सारी चीज़। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम आदि जो गैसें हैं पाई जाती हैं, और ये बाह्य मंडल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हमने देखी यहाँ पर फोटोग्राफी से, तो हमने इस तरीके से कंप्लीट हमने पूरा यानी कि यूनिट नंबर हमने 5 को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट अध्ययन करने की कोशिश की है। इसमें वायुमंडल क्या है, वायुदाब क्या है, सूर्य ताप के प्रभाव क्या है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसकी वायुदाब की पेटियाँ क्या हैं, हवाएं कैसे हैं, कौन कौन से प्रकार की हैं, सभी हवाओं के विषय में, स्थानीय हवाएं, अस्थायी स्थायी हवाएं, और यानी कि वायुमंडल की परत क्या है उनके विषय में, ये सारी चीज़ों के विषय में बहुत ही अच्छे से डिटेल में अध्ययन की है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने निश्चित तौर पे आपने अच्छे तरीके से ध्यान देने की कोशिश की होगी। तो निश्चित तौर पे आप इस चीज़ को सीखने को, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और निश्चित तौर पर आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी आपके पेपर में प्रश्न आएंगे इस यूनिट से, आप उन प्रश्नों का जो आंसर है ईजिली और बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। उसमें कंटेंट जो आप देंगे वो बेस्ट होगा और उस कंटेंट को देखकर आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से अगली यूनिट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।